रात के करीब 9:30 बजे थे। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराती हुई गुजर रही थी। गांव का नाम था खंडवा गांव, एक छोटा शांत गांव जो दिन में जितना भोला लगता था, रात में उतना ही रहस्यमय। कुंदन अपनी पुरानी साइकिल से मिट्टी वाले रास्ते पर चल रहा था। शहर से नौकरी करके आज वो 6 महीने बाद गांव लौट रहा था। थका हुआ था, पर मन में घर पहुंचने की खुशी थी। बस 5 मिनट और फिर माँ के हाथ का खाना मिलेगा। लेकिन अचानक रास्ता थोड़ा सुनसान लगने लगा। एक मोड़ आया और वहीं बाईं ओर एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और छत से कौवे उड़े। वो घर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उसमें कदम न रखा हो। कुंदन रुक गया। साइकिल से उतरकर उसने आंखें मिचमिचाई। अरे, ये तो वही खाली पुराना घर है ना? उसे याद आया, गांव में बच्चे इसी घर से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां 20 साल पहले कोई भयंकर हादसा हुआ था, किसी की मौत हुई थी, पर अब कोई उस घर का नाम तक नहीं लेता। छोड़ यार, बेकार की बातों में कौन पड़े। वो जाने ही वाला था कि तभी अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बात कर रहा हो। कौन है वहां? कुंदन का दिल थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर रवाना हो गया। रात लगभग 10 बजे कुंदन अपने घर पहुंचा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने बर्तन धो रही मां को पार किया और सीधे आंगन में बैठे अपने पिता के पास गया। पिताजी, आज जो सुनसान घर के पास हुआ, मैं सच बोल रहा हूं। अंदर से साफ आवाजें आ रही थी, कोई बात कर रहा था। अरे पगले, तू नशे तो नहीं करने लगा शहर में? कौन सी आवाजें? वहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता। नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने साफ सुना था, कोई फुसफुसा रहा था वहां। चलो जाओ, बहुत सोच लिया आज। जा सो जा, दिमाग ज्यादा चल रहा है। शायद सच में मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वो अपने कमरे में चला गया, बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। उसे बार बार वही आवाज याद आती रही। अगर वहां कोई नहीं रहता तो आवाज कौन कर रहा था? आंखों आंखों में रात गुजर गई। अगली रात कुंदन का मन शांत नहीं हुआ। उसने फैसला कर लिया, आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, रघु को साथ ले जाता हूं। शाम को वो रघु के पास पहुंचा। रघु उसका बचपन का दोस्त था, मजाक करने वाला, बेफिक्र और थोड़ा बदमाश टाइप। रघु, चलना उस पुराने ठाकुर वाले घर तक। कुछ गड़बड़ है वहां। क्यों बे, फिर से भूत वूत वाली बातें? मैं किस्मत से झूठ बोल सकता हूं क्या? सच में आवाजें आ रही थी। हाँ, और एक दिन कोई भूत तुझे चाय भी दे जाएगा। चल चल देखते हैं तेरे आवाजों को। वो उस घर के सामने आए और फिर फुसफुसाहट, बहुत हल्की लेकिन साफ साफ सुनाई देने वाली। आओ कुंदन, अंदर आओ। रघु, सुना ना, यही आवाज है। अरे कुंदन, तू तो मेंटल हो गया। कौन सी आवाज? यहाँ कुछ नहीं है। आवाज तेरे दिमाग में आ रही है। आए भाई, सच में तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुंदन सहम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाजें सिर्फ उससे ही क्यों सुनाई दे रही थी। कुंदन का दोस्त रघु वो से जा चुका था। कुंदन वो खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो बेहोश कैसे हुआ। बस उसे शरीर में काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। वो घर जाकर चुपचाप सो गया, लेकिन असली दर्द तो आधी रात में जागने वाला था। हरिनाथ सरपंच अपने कमरे में सो ही रहे थे कि
एक बहुत ही अजीब, बहुत कीली और बहुत घिनौनी आवाज, जैसे कोई कच्चा मांस फाड़ फाड़ कर खा रहा हो। हरिनाथ की नींद खुल गई, उनकी सांस अटक गई। हरिनाथ धीमे खुद से, ये किसकी आवाज है? घर में कौन क्या कर रहा है? आवाज सीधी कुंदन के कमरे से आ रही थी। हिम्मत बटोरकर उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। पूरे घर में अंधेरा था, दीवारें भी जैसे डर से सहमी थीं। जैसे जैसे वो कुंदन के कमरे के पास पहुंचे, आवाज और साफ होती गई। हरिनाथ का दिल धड़कने के बजाय धक धक करके टूटने जैसा लगने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला और एकदम जम गए। कुंदन फर्श पर बैठा था, चारों तरफ खून फैला था। उसके हाथों में कुछ कच्चा लाल अजीब सा मांस था, जिसे वो पागलों की तरह चबा रहा था। हरिनाथ की आवाज गले में अटक गई। कुंदन, ये क्या कर रहे हो बेटा? क्या हो गया है तुम्हें? कुंदन ने धीरे धीरे सर उठाया और ऐसी नजर से अपने पिता को देखा जैसे उन्हें पहचानता ही ना हो। एक लंबा खौफनाक मिनट बीता, फिर कुंदन बोल पड़ा, बहुत भारी, बहुत गहरी और किसी और की आवाज में, चला जा यहाँ से। हरिनाथ एक कदम पीछे हटे, डर से कांपते हुए। कुंदन उठ खड़ा हुआ, उसकी गर्दन एक झटके में तिरछी हुई, आंखें और भी लाल चमकी। सुना नहीं तूने? चला जा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और तेरे बेटे को भी नहीं। काका कुंदन, मैं तो तेरा बाप हूँ बेटा। बोला ना भाग जा यहाँ से। सरपंच, तुझे एक बारी में समझ नहीं आ रहा है, लगता है तेरे बेटे को कुछ करना ही पड़ेगा। वो वहां से डरे सहमे घर से बाहर आते हैं। रात के उस पहर में बिना कुछ सोचे समझे हरिनाथ गांव के किनारे स्थित सबसे पुराने पंडित जी के घर पहुंच गए। क्या बात है हरिनाथ, रात के इस समय किस लिए आए हो? पंडित जी, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। वो इंसानों जैसा नहीं रहा। ये समस्या नई नहीं है हरिनाथ, और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? मैं क्या कर सकता हूँ पंडित जी? ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है, जब उस सुनसान घर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उस हवेली में 20 साल पहले गोपाल नाम का लड़का रहता था, जो कि छोटे जाति था। गोपाल मधु नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो कि काफी ऊंची जाति की लड़की थी, और उस समय गांव में जाति को बहुत माना जाता था। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हुई जब एक दिन गोपाल मधु से शादी करके उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल गई। रात गहराती है, मधु थोड़ी देर ताजी हवा लेने बाहर निकलती है। उसी समय रास्ते में जवान हरिनाथ सरपंच उसे देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार दोनों। मधु, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने बस अपना जीवन चुना हरिनाथ जी। चुप, ये शादी नहीं, रिवाजों का अपमान है। गोपाल को समझ नहीं, लेकिन तुमने पूरा गांव शर्मिंदा कर दिया। मधु को ये बातें इतनी ज्यादा चुभती है कि वो खुद को खत्म कर लेती हैं। जैसे है गोपाल को ये सब पता लगता है, वो फूट फूट कर रोता है, और उसी समय वो ठान लेता कि जो दर्द उसने सहा है, बेदर्द वो एक दिन सरपंच को भी सहन करना पड़ेगा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पंडित जी, अगर ये सब मेरी गलती से शुरू हुआ तो इसे खत्म कैसे करूं? गुनाह चाहे 20 साल पुराना हो, असर आज भी जिंदा है हरिनाथ। मैंने मधु को जो कहा वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शाप तो लेना आसान है, लेकिन तोड़ना उससे भी मुश्किल तो क्या कोई तरीका नहीं है पंडित जी? है, पर शाप छूटेगा तभी जब तेरा मन सच में नतमस्तक हो। गोपाल की आत्मा की जलन जात पात की आग में पकी थी, वही जात पात जिसने गोपाल और मधु को अलग किया, और वही जात पात
आज तेरे बेटे को निगल रही है। मैं क्या करूं पंडित जी? जो बोलेंगे करूंगा। पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानो। जो तूने 20 साल पहले किया उसे स्वीकार कर, सबके सामने, और वचन दे कि इस गांव में कभी जात पात की दीवार ना रहे। अगर इससे मेरा बेटा बच जाएगा तो मैं अपने गुनाह का बोझ पूरे गांव के सामने भी उठाऊंगा। सिर्फ माफी नहीं, तुझे एक और काम करना होगा। इस गांव में एक ऐसा स्कूल बनाओ जहां हर जाति, हर धर्म, हर घर का बच्चा एक ही छत के नीचे पढ़े, जहां किसी को नीचे ऊपर न समझा जाए, जहां वो जहर जिसने गोपाल और मधु को तोड़ा आने वाली पीढ़ी तक न पहुंचे। गोपाल, आज रात बहुत पास होगा। अगर तेरे इरादे में जरा से भी कमी रह गई तो ये शाप तेरा बेटा नहीं, पूरे गांव को निगल लेगा। मैं तैयार हूं, आज ही, अभी। हरिनाथ पूरे गांव वाले को इकट्ठा करते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि इस वक्त उन्हें यहां क्यों बुलाया गया है। तभी हरिनाथ जोर से बोलता है, सुनो गांव वालों, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मानने आया हूं। 20 साल पहले मेरे अहंकार ने गोपाल और मधु की जिंदगी बर्बाद कर दी। जात पात के नाम पर मैंने 2 मासूम दिलों को अलग किया और उसी पाप का बोझ आज मेरा बेटा कुंदन झेल रहा है। मैं सबके सामने अपने गुनाह की माफी मांगता हूं और वचन देता हूं, इस गांव में जल्द ही एक ऐसा स्कूल बनेगा जहां हर जाति, हर धर्म, हर घर का बच्चा एक ही बेंच पर बैठेगा, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, जहां वो जहर जिसने गोपाल की जिंदगी ली वो आगे किसी बच्चे तक ना पहुंचे। गोपाल, अगर सुन रहा है तो मेरा ये वचन स्वीकार कर ले। मैंने सच में दिल से कहा है। अचानक तेज हवा चलती है, जैसे गोपाल अपने होने का संकेत दे रहा हो। उस दिन के बाद से कुंदन धीरे धीरे पहले जैसा होने लग गया।